नमस्ते, मैं अखिलेश आनंद हूं। इस डिजिटल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिन की जो तमाम बड़ी खबरें होती हैं, जिन खबरों पर आपकी नजर रहती है और जिनके बारे में आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में विस्तार से जानकारी मिले, उन खबरों को हम यहां पर रखते हैं इस खास बुलेटिन में और रिपोर्ट्स के जरिए पड़ताल करके हम आपको बताते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है। उसके हर पहलू से हम आपको वाकिफ करवाते हैं। पिछले काफी दिनों से देश भर में ज्ञानवापी की बहुत चर्चा है कि जो ज्ञानवापी का वो परिसर है वो मस्जिद ही है या फिर पूर्व में वो मंदिर रहा। और जिस तरीके से सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, इसमें कई अलग अलग पड़ाव और कई अलग अलग पहलू नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच अब एक नई मांग ये सामने आ गई है सर्वे के बाद कि जो दीवार है नंदी के सामने, उस दीवार को गिराने की बात कही जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में एक बड़ी प्रचलित सी मान्यता है। शिव मंदिर में अगर आप जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो नंदी हैं वो नंदी शिव जी के सम्मुख होते हैं, शिवलिंग के सम्मुख होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दरअसल नंदी बहुत शिव जी के प्रिय हैं और जो भक्तगण मंदिर में जाते हैं वो नंदी के कान में ही कुछ चुपके से कहते हैं ताकि उनकी बात पहुंच जाए शिव जी तक। मतलब इस तरीके की उनकी आत्मीयता का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। तो जो नंदी हैं वो दीवार के सम्मुख हैं और दीवार के उस तरफ क्या है, वो तालाब है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। तो इसीलिए अब कई लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ये दीवार गिरा दी जाए, क्योंकि ये वक्त आ गया है कि नंदी और जो शिवलिंग है उनके बीच की तमाम दूरियों को कम किया जाए और उसकी शुरुआत दीवार गिराने से हो। पूरा मामला क्या है, इसमें लोगों की राय क्या है, क्या कुछ कहा जा रहा है और इसका कानूनी पहलू क्या कहता है, हम आपके लिए एक पूरी पड़ताल लेकर आए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। डमरू वाले बाबा चले प्यार जाने, डमरू वाले बाबा चले प्यार जाने। करीब 50 साल पहले पर्दे पर आई फिल्म हर हर महादेव का ये एक वीडियो है। इस वीडियो में भगवान शिव की बारात दिखाई गई है और भगवान शिव की जो सवारी आप देख रहे हैं वही है नंदी। अरे बैल पे सवार होके चले, हाँ चले, हाँ बम भोला। अरे बैल पे सवार होके चले, हाँ चले, हाँ बम भोला। अरे नर मुंडों से सजा है देखो शिव की का। नंदी भगवान शिव की सवारी भी है और भगवान के दर के द्वारपाल भी। तभी तो देखिए भोले बाबा के धाम के बाहर नंदी शिव को इसी तरह निहारते बैठे रहते हैं। और शिव के ये सबसे बड़े भक्त नंदी वाराणसी के उसी ज्ञानवापी मस्जिद के पास भगवान शिव को निहारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नंदी और शिवलिंग के बीच आ रही है एक दीवार। इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ ये नंदी की मूर्ति है और दावा है कि यहाँ मस्जिद के तालाब में शिवलिंग है और नंदी और शिवलिंग के बीच आ रही है ये दीवार। इस तस्वीर को और आसानी से समझने के लिए हम आपको एनिमेशन दिखाते हैं। टॉप एंगल यानी ऊपर से मंदिर और मस्जिद कैसे दिखेगी, ये उसका ग्राफिक्स है। यहाँ ये मंदिर के हिस्से में भगवान शिव की सवारी बड़े नंदी है और ये मस्जिद का तालाब वाला हिस्सा है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। बड़े नंदी का मुंह इसी तालाब की ओर है यानी शिवलिंग की ओर है और ये जो पीली लाइन आप देख रहे हैं ये वही दीवार का हिस्सा है जिसे गिराने की मांग की जा रही है। तो खुशी की बात है ना, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग याचिका दायर किए हैं कि उनकी मतलब देखभाल हो और जो अगल बगल जो उनके मलबा जमा हुआ है वो मलबा को हटाया जाए। हमारे महादेव जी विश्वेश्वर जी वहाँ पर है। विश्वेश्वर जी हम लोग को स्वयं जब मिल गए हैं तो हम लोग यही चाहेंगे ना, उनको जो गंदगी वहाँ पे रखी गई है, वहाँ पे वजू करते हैं, वहाँ पे मलबा है, उसको हटाया जाए। नंदी जी जो इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंदी जी की प्रतीक्षा खत्म हो, उनको महादेव जी मिले, विश्वेश्वर जी मिले। हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। अंदर में आपको बताऊं कि लोग जाते हैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और उसके बाद सबसे अधिक भीड़ कहीं होती है तो उस नंदी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में दो नंदी है। एक नंदी जो है छोटा वाला वो ठीक बाबा विश्वनाथ की जो मूर्ति बनी हुई है। तो आपको बताऊं जैसे मैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मेन गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, तो इस साइड में छोटे नंदी हैं
और आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो बड़े नंदी हैं, और बड़े नंदी का जो मुंह है वो ठीक इसी मस्जिद की तरफ है। ये सनातन धर्म में एक परंपरा रही है, मान्यता रही है कि जहाँ महादेव होते हैं उनकी तरफ ही नंदी का मुंह होता है, अगला हिस्सा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नंदी हैं जिनका मुंह मस्जिद की तरफ है, अधिकतर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वहीं आते हैं, नंदी को देखते हैं और मस्जिद की तरफ देखते हैं। हिंदू पक्षकारों की ओर से दीवार को हटाने की ये वजह दी जा रही है। मस्जिद के वजू खाने की दीवार और मलबा हटेगा तो कुछ और सबूत सामने आ सकेंगे। मांग है कि दीवार का मलबा हटाकर मिले शिवलिंग के साथ पूरे क्षेत्र का दोबारा सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग ये भी है कि दीवार हटेगी तो शिवलिंग की पूजा का रास्ता खुल सकेगा। प्रथम चक्र का सर्वे हो गया, लेकिन ऐसा सर्वे हम कई बार चाहते हैं, जैसे होता नहीं है लोहे का सामान धम धम मारते हो गया। हम महिलाओं की जिस तरह औजार होते नहीं है, ठुक 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 करके गहने बनते हैं और कई बार बनते हैं। एक सर्वे में 5% मिला, दूसरे सर्वे में फिर 5% मिला, फिर तीसरे सर्वे में इस तरह करके अनेकों बार सर्वे हम मनोनुकूल कराते हैं, जब तक कि बाबा का पूर्णतया विजय सूत्र नहीं मिल जाता और यह विजय सूत्र बाबा के मुक्ति के द्वार नहीं हो जाता, तब तक हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। हिंदू पक्ष की मांगे अपनी हैं, लेकिन ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद से जो देश में भावनाओं की लहर दौड़ी है, वो कहती है कि दीवार को हटा दो, नंदी का इंतजार खत्म करो, ताकि नंदी शिवलिंग को निहार सके। नंदी, मुझसे इतना रूठे हुए हो कि बात करना तो दूर, मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। मेरे साथ वापस नहीं चलोगे अपने घर? आप में से कई दर्शकों के जहन में यह सवाल होगा कि आखिर ये ज्ञानवापी का सच क्या है। क्या वाकई में वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया? दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आपको पता है कि जो लोग सर्वे करने के लिए गए थे उसमें जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी तरफ से जो वहां पर नियुक्त किए गए थे कोर्ट कमिश्नर, उनका ये कहना था कि शिवलिंग की वहां पर बरामदगी हुई है, उन लोगों ने देखा है वहां पर शिवलिंग है। तो उनका ये कहना है कि जो तालाब वाला हिस्सा है जिसे वजू खाने के तौर पर वहां मस्जिद में नमाजी इस्तेमाल करते आए हैं, दरअसल वहीं पर शिवलिंग है। जबकि दूसरा जो पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष, वो बार बार कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वो एक फाउंटेन किसी जमाने में हुआ करता था। लगभग 10 साल से वो फाउंटेन बंद है और ऐसे में वहां नीचे में जो है सिर्फ वो बेस स्टोन अब नजर आता है जिसे लोग शिवलिंग कह रहे हैं। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इन सब के बीच में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हमने कोशिश की है कि आपको एक निष्पक्ष रिपोर्ट दिखाएं जिससे आपको अंदाजा मिल जाए कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। देखिए हमारी रिपोर्ट। हम लोग के महादेव जी वहाँ पे हैं, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में वो एक है। वो कहीं से काटे छाटे वाले बनाए हुए शिवलिंग नहीं है, वो अपने आप में प्रकट हुए हैं। जो भगवान शिव का के मंदिर का जो शिखर थे वो यथावत है। 3 गुंबज है, 3 गुंबज के नीचे मंदिर का शिखर यथावत है। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। आज की तारीख में काशी नगरी से ऐसी आवाजें सुनाई देना बहुत आम है और सिर्फ काशी ही नहीं, देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसी ही बातें करता सुनाई दे रहा है। हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। इन आवाजों के पीछे ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वो सबूत हैं जो हिंदू पक्ष के मुताबिक बार बार मस्जिद के मंदिर होने की बात पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक सबूत है ज्ञानवापी मस्जिद का सबसे ताजा वायरल वीडियो। पहला सबूत 28 सेकंड के वायरल वीडियो का ये पहला फ्रेम है। वीडियो में आपको लोहे की जाली दिखाई दे रही है। लोहे के इस जंगले के ठीक पीछे नंदी की मूर्ति है। वीडियो देखकर पता चल रहा है कि तस्वीरें उस वक्त की हैं जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा था।
नंदी के पीछे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। 7वें सेकंड में जैसे ही कैमरा घूमता है तो पता चलता है कि वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर खड़े होकर बनाया जा रहा था। कैमरा घूमते ही सबसे पहले मस्जिद में मौजूद वजू खाना दिखाई देता है। कैमरा धीरे धीरे वजू खाने की तरफ बढ़ता है। पास पहुंचने पर वो तालाब दिखता है जहां वजू की जाती है। तालाब से पहले एक जाली वाला गेट दिखाई दे रहा है जिस पर ताला लटका हुआ है। और फिर तालाब के बिल्कुल बीच में कुआं दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में मौजूद इस तालाब में पानी भरा हुआ है। कुएं के भीतर क्या है वो इस वायरल वीडियो में दिखाई नहीं देता। लेकिन मंगलवार को जो वायरल वीडियो सामने आया था उसमें दिखाई दे रहा था कि कुएं के भीतर क्या है। ये वायरल वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी तस्वीर में नंदी ठीक उस तालाब के सामने दिखाई दे रहे हैं जिस तालाब के भीतर शिवलिंग का दावा है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के नेताओं की अगर बात की जाए तो एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था अयोध्या के बाद कि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और अब अयोध्या के बाद काशी और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि मथुरा की बारी है। इसी सिलसिले में जो विवाद देखने को मिल रहा है मथुरा में, जिस तरह की बातें कही गई, कहा यह जा रहा है कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अदालत में पहुंचे हैं कि दरअसल जो मस्जिद का हिस्सा है वहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ था। दरअसल कृष्ण की जन्मस्थली वही है, तो जो ईदगाह है उसकी जगह पर मंदिर का निर्माण हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये मांग अब मथुरा में भी उठने लगी है। तो हमने कोशिश की कि हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचकर वहां की हकीकत को जाने और दोनों पक्षों का क्या कहना है ये समझना भी आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये जो अब एक नया विवाद देखने को मिल रहा है मथुरा वाला, हालांकि नया विवाद तो नहीं है, इसकी चर्चा लंबे वक्त से होती रही है, लेकिन अब ये मामला सुर्खियों में है। तो क्यों है वो समझिए आप इस रिपोर्ट के साथ। काशी में ज्ञानवापी के बाद अब कृष्ण भूमि मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद चर्चा में आ रहा है। ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा की मांग से लेकर ईदगाह को हटाने तक की मांग उठ रही है। ताजा याचिका लखनऊ के लॉ कॉलेज की 7 छात्राओं की तरफ से दी गई। मथुरा जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह हटाने की मांग है। पूरी हिंदू सोसाइटी चाहती है कि जो औरंगजेब ने कटरा केशव देव मंदिर को डेमोलिश करके उस पे जो मस्जिद बनाई थी उस पे जो ऑफरिंग्स होती हैं दैट्स नॉट गुड। लखनऊ की इन छात्राओं की याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। इसके अलावा मथुरा मस्जिद विवाद में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। वादी महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मांग है कि ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह को सील किया जाए और हिंदू प्रतीकों की तलाश की जाए 1 जुलाई को, जिस पर सुनवाई होगी। हिंदू महासभा ने भी कोर्ट में लड्डू गोपाल के जला अभिषेक की मांग की है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। ऐसी तमाम याचिकाओं पर अब कृष्ण भूमि मथुरा में चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है। पहले 2020 में बाहर के कुछ लोग आए और उन्होंने एक बात दायर किया और उसको लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद वो जिला जनपद न्यायाधीश के यहाँ पे उन्होंने उसका अपील फाइल की, अपील से रिवीजन में कन्वर्ट हुआ और वो लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। मुकदमे वही है कि वो जन्मभूमि को खाली कराया और मस्जिद हटाई जाए और जमीन स्वतंत्र कराई जाए, जबकि दोनों ही मुकदमे मेंटेनेबल नहीं है आपके कानूनन, और उस पर बहस हो चुकी है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने दावे दायर किए हैं उनका ये कहना है कि औरंगजेब ने 1658 के करीब यहाँ पे मंदिर एग्जिस्ट करता था, उसे तोड़कर शाही मस्जिद बना दी गई। लेकिन वो जिगल किशोर बिरला जी वाला जो बैनामा है उसके अंदर ये कहीं फैक्ट मेंशन नहीं है। पहले वहाँ कंस का कारागार था जहाँ कान्हा हमारे जन्मे थे। उस कंस के कारागार को औरंगजेब ने तोड़वा के उस मलबे को वहीं फैला के उसके ऊपर शाही ईदगाह का निर्माण कराया। ये सब आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह को हटा के कहीं अन्य ले जाएं लोग। इसका प्रमाण कौन देगा? हम माननीय न्यायालय में प्रमाण देंगे, पूरे प्रमाण है हमारे। बताइए ना क्या प्रमाण?
माननीय न्यायालय में देंगे हम पूरे प्रमाण। तमाम दावों की याचिकाओं पर पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया था कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। शाही ईदगाह का पक्ष है, मस्जिद का पक्ष है, उनका कहना है कि कानून की धाराएं हमारा साथ दे रही हैं कि वहां सर्वे नहीं होना चाहिए, कानून के अनुसार नहीं हो सकता है। जबकि जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू महासभा का पक्ष है, वो ये कह रहा है कि हमें शक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां सर्वे हो, वहां पर और वो बातें हों जो हम मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, मथुरा। और आइए अब आपको हम गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। और ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो गुजरात से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक। दूसरी तरफ कांग्रेस वहां सालों से सत्ता से बाहर है और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस चाहेगी कि सत्ता में वापसी हो। लेकिन इन सब के बीच हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, उसने कांग्रेस के अंदर जारी गुटबाजी और उसकी कमजोरी को जग जाहिर कर दिया है। आपको पता है कि कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था और ये शिविर खत्म होते ही उसे एक बहुत बड़ा झटका इस तौर पर मिल गया कि हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ने की बात कह दी है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 हफ्ते में वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो नया एक एंगल इसमें देखने को मिल रहा है, ये पहलू क्या है और इससे क्या बीजेपी को वाकई फायदा होने जा रहा है, कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी हमने एक पड़ताल की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुजरात में कार्यकारी अध्यक्ष की वैल्यू, मेरा ये मानना है कि शादी के बाद नसबंदी जैसा है। आपको पद दे दिया लेकिन काम नहीं मिलेगा, आपको निर्णय शक्ति में कहीं जगह नहीं देंगे आप। लंबे वक्त से कांग्रेस के खिलाफ बार बार नाराजगी जताने वाले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आज पार्टी से अपने इस्तीफे का औपचारिक ऐलान कर दिया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके कांग्रेस से अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। हार्दिक ने लिखा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में जारी इस चिट्ठी में कांग्रेस नेतृत्व पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हार्दिक ने आरोप लगाया है कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है। देश के लोगों को विरोध नहीं, अच्छा विकल्प चाहिए। राम मंदिर, CAA, NRC और 370 जैसे मुद्दों पर कांग्रेस बाधा बनी। कांग्रेस जनता के सामने बेसिक रोड मैप तक नहीं रख पाई। लोगों की जरूरत के वक्त कांग्रेस के नेता विदेश में थे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरातियों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने देश के युवाओं का भी भरोसा तोड़ा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुद बड़े आर्थिक फायदे उठाए हैं। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिक जाना जनता के साथ धोखा है। उधर हार्दिक पटेल पर अब तक नरम रुख अपनाने वाली कांग्रेस आज खुलकर उनके खिलाफ उतर आई है। क्योंकि ये कांग्रेस छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ। वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? सर, हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी है। वो उसकी मंशा, बहुत सारे पार्टी छोड़ते हैं, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस से हार्दिक के इस्तीफे के साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 हफ्ते के भीतर हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल ने बीजेपी नेतृत्व के सामने कोई मांग नहीं रखी है। कांग्रेस भले ही हार्दिक के इस्तीफे को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन ये तय है कि चुनावी साल में कांग्रेस को हार्दिक के अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गुजरात में करीब 15% पटेल वोटर हैं। 70 से 80 सीटों पर पटेल वोटर निर्णायक माने जाते हैं। हार्दिक पटेल कड़वा पटेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गुजरात में कड़वा पटेल की आबादी करीब 7% है। कड़वा पटेल समुदाय उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में प्रभावशाली है। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने से जहां पटेल समुदाय पर बीजेपी की पकड़ पिछले चुनाव से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, वहीं कांग्रेस के मिशन गुजरात को तगड़ा झटका लगा है।
तो राजनीतिक खबरों से अब हम बाहर निकलते हैं और आपको लिए चलते हैं असम। पूर्वोत्तर का हिस्सा असम, वो राज्य जो बाढ़ की विभीषिका इन दिनों झेल रहा है। हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। अभी जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, यहाँ लगभग 20 जिले बहुत बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 2 लाख के आसपास की आबादी बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। लोगों का वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और कई तो ऐसे इलाके असम के बताए जा रहे हैं जिनका सड़क मार्ग से भी और रेल मार्ग से भी भारत के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया है। सैलाब की वजह से वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। लोगों के घर बार उसमें बह गए हैं पानी में। खाने पीने की चीज़ें उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो सवाल ये कि ऐसी स्थिति में फिर सरकार कहाँ है, क्या लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट असम से। असम की नदियों में आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शहर शहर, घर घर, हर जगह बाढ़ के पानी से घिरी हुई नजर आ रही है। असम के 33 में 24 जिलों का यही हाल है। बाढ़ से भयंकर बर्बादी हुई है। और इस बर्बादी के बीच बेबस असम के लोगों का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची है। असम के 24 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न हैं। मैं एक ऐसी सड़क पर हूं जो अब सड़क नहीं, नदी के तौर पर नजर आ रही है। नौगांव से लेकर होजाई तक का ये सारा इलाका कोपिली नदी के कोप के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घर पूरी तरह से पानी में, खेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत इस समय पूरे असम में नदी यानी कि पानी के नीचे हैं और वहीं करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस पूरी बाढ़ की स्थिति ने प्रभावित कर दिया है। एनडीआरएफ की बोट से संवाददाता मनोज्ञा की रिपोर्ट, जिस कोपला नदी से आपने देखी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका सबसे ज्यादा असर नगांव जिले में दिख रहा है। नगांव के कामपुर में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन लोग जिंदगी बचाने के लिए पानी में ही चल पड़े हैं। किसी की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के कंधे पर सामान है, तो किसी के हाथों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर। कोपली नदी का प्रकोप होजाई जिले पर भी पड़ा है। यहाँ किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। भेदावती इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस आया है। सड़क पर चलने वाली बाइक अब बोट पर एक से दूसरी जगह पहुंच रही है। कई इलाकों में एनडीआरएफ और सेना भी रेस्क्यू में जुटे हैं। असम के होजाई में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है और अब रेल की इस पटरी के सहारे लोग एक से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। असम में तबाही का मंजर ये है कि इस समय रेलवे ट्रैक ही रास्ते में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि रास्ते तो पूरी तरह से जलमग्न हैं। होजाई का ये रेलवे ट्रैक है जिस पर हम खड़े हैं और जिसका इस्तेमाल अब आने जाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अगर एक गांव से दूसरे गांव आना है तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है और इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों द्वारा आवाजाही के लिए। सिर्फ यही नहीं, आपको अगर दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी, पानी और पानी। और सिर्फ इंसान नहीं, इस बाढ़ से जानवरों की जान पर भी बनाई है। सिर्फ पानी ने रास्ता नहीं रोका है, बारिश की वजह से सड़कें भी धंस गई हैं। हालत ये है कि NH-27 का हिस्सा बंद हो गया है। पूर्वोत्तर भारत के न जाने कितने जिलों में इस समय जिंदगी पूरी तरह थम सी गई है। रास्तों में गड्ढे हैं या यूँ कहें कि हाईवे पर अब सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही गड्ढा है ये रास्ता जो NH-27 जो जाता है असम को जोड़ता है नीचे, यानी कि लोअर असम से लेकर अपर असम तक दीमा हसाओ जिला जाने का ये रास्ता है, जहाँ पर जिस तरह से ज़मीन खिसकी है और पूरी तरह से ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से जो हालात हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हुए हैं इस समय। नीचे ड्रेन तक का पानी दिख रहा है। दीमा हसाओ में हाईवे के अलावा पूर्वोत्तर की लाइफ लाइन कही जाने वाली मोइबोंग सुरंग भी बाढ़ और बारिश की वजह से बंद हो गई है। ये
वो सुरंग है जो पूरे रास्ते को असम को पूर्वोत्तर के बाकी सारे राज्यों से यानी कि त्रिपुरा, मिजोरम या फिर खुद बराक वैली से जोड़ती है, लेकिन बंद होने के कारण अब इंतजार है इसके खुलने का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके इस सुरंग के रास्ते को खोल दिया जाए, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से हर संभव सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। जितनी बार मिट्टी को हटाया जाता है मशीनों से, उतनी बार बारिश की वजह से या तो पानी भर जाता है या मिट्टी दोबारा आ जाती है। असम के 24 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई हजार हेक्टेयर फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है और ये खतरा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी खतरे के निशान के ऊपर आ गई है और मौसम विभाग ने अगले 100 घंटों तक और भारी बारिश का अनुमान जताया है। असम की अधिकतर नदियां इस समय अपने खतरे के निशान से कई गुना ज्यादा ऊपर बह रही हैं। खतरा इस कदर बढ़ गया है कि पुल कहीं बह गए हैं तो कहीं पर पूरा ट्रेन ट्रैक ढह गया है और ये नज़ारा आने वाले कुछ दिनों तक कुछ ऐसा ही नजर आएगा, क्योंकि रिपेयरिंग का काम तो दूर, फिलहाल तो लोगों को राहत कार्य यानी कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार ने जहां सेना को बुला लिया है तो वहीं दूसरी ओर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से चुनौतियां बढ़ती ही चली जा रही हैं और यहाँ के लोगों के लिए इस समय चुनौती से ज्यादा तो खतरा है। कैमरा पर्सन सुबीर रॉय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, होजाई, असम, एबीपी न्यूज।